हेलो साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। और मैं नंदराम सैनी आपका एएसपी क्लासेस जयपुर में के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 तारीख को अपना सीयूटी का एग्ज़ाम हुआ है। उसमें जितने भी जो भाई हैं सभी ने जो एग्ज़ाम दिया उनका सबका अच्छा पेपर हुआ है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन भाइयों का थोड़ा बहुत भी 19-20 हुआ है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी में लगातार लग जाएं, उसमें टेंशन ना लें, क्योंकि जीवन में किसी भी चीज़ की हार नहीं होती। अगर कोई दिक्कत अगर हो गई है तो हमें थोड़ा सा उसमें सुधार करने का हमको मौका मिलता है, तो लगातार हमको लगे रहें। ठीक है। मैं आपके साथ यहाँ उपस्थित हूँ दोस्तों। जो सीयूटी के अंदर बायोलॉजी के जो 50 क्वेश्चन आए थे ना, उनका सॉल्यूशन लेकर के मैं हाजिर हूँ। तो हम लोग कुछ बातों को यहाँ पर शेयर करेंगे 50 क्वेश्चन को लेकर के। आप सभी लोगों से जुड़ जाओ ऑनलाइन, सभी को शेयर कर दीजिएगा क्लास को। जितने लोग आप लोगों को देख रहे हैं वो लोगों तक जो अब नहीं पहुंच रहा है उसको भी शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग रेडी हो जाइएगा अपने क्वेश्चंस को। कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप एक काम करिएगा, आप लोग टिक करिएगा, उसके बाद बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितने क्वेश्चन गलत हुए कितने सही हुए, जिससे आपको खुद को भी आइडिया लगेगा कि कुछ कितना हमारे पेपर में हमारे नंबर आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे। आप लोग देखो, हम लोग लेके स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके पहले क्वेश्चन में दिया गया है। जो एफिडेविस और मच्छरों के जैव नियंत्रण के कारकों के रूप में उपयोग किए जाने वाला भृंग है। ठीक है, जो बीटल होता है वो कौन सा यहाँ पर उपयोग किया जाता है। देखो, इसमें आ रहा है हमारे पास ट्राइकोडर्मा, पहला ऑप्शन में दिया गया हमारे पास। दूसरा ड्रैगन फ्लाइजा और सिल्वर फिश, या हमारे पास कौन सा होता है, लेडी बर्ड। अब सभी को पता है कि जब अगर एफिडेविस और मच्छरों के जैव नियंत्रण या बायोलॉजिकल कंट्रोल की जब बात आती है तो उसमें हम लोग हमेशा किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, लेडी बर्ड का उपयोग करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, 3 हो गया है। ठीक है, तो हमारी शुरुआत हो गई है। तो पहले क्वेश्चन में जो आंसर लगा है हमारे पास थर्ड लगा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुप्रभाय संसाधन। ठीक है, अनुप्रभाय संसाधन विधि में जिसको हम डाउन स्ट्रीम भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम, जिसका उपयोग किस में करते हैं हम लोग। आपको मैंने बार बार बताया था, क्लास के अंदर सारी बातें बताई थी कि इस विधि का जो उपयोग है ज्यादातर किसके लिए किया जाता है, प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक है, हम लोग आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान के लिए इसका उपयोग नहीं करते हैं दोस्तों, ना ही प्रवर्धन के लिए करते हैं। ठीक है, और ना ही फर्मेंटेशन या किण्वन की क्रिया के लिए। आप सभी को पता है किण्वन की क्रिया में मैंने आपको बताया था अल्कोहल के निर्माण के लिए चीज की जाती है। जाइमेज एंजाइम काम आता है, एमाइलेज चीजों को हम लोग उपयोग करते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, एक हम लोग उसमें उपयोग करते हैं एक लैक्टोबैसिलस जो हमारे पास जीवाणु होता है, वहां पर हमारे पास लैक्टिक अम्ल बनाने के लिए हम लोग करते हैं। एक हमारे पास एसिटोबैक्टर एसिटियाई होता है जो लैक्टिक एसिड के निर्माण में हमारे पास काम एसिटिक अम्ल के निर्माण में काम आता है। ठीक है, तो वहां पर तो ये फर्मेंटेशन वाली चीजें काम आती हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमारे पास प्यूरिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर लगेगा वो कौन सा लगेगा, शोधन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो हमारा कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास स्मैक रासायनिक रूप से है। ठीक है, स्मैक रासायनिक रूप से है। इसमें बताइएगा क्या होगा, डाई एसिटिल मॉर्फिन, हमारे डाई एसिटिल मॉर्फिन हो गया, दूसरा कोकेन हो गया, और हमारे पास फोर्थ नंबर पे दिया है एम्फेटिन, और इसमें बेजो डाइपेजिन। ठीक है, जैव रासायनिक के रूप में हमारे पास किसका उपयोग होता है दोस्तों, डाई एसिटिल मॉर्फिन का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा आ गया, थर्ड का पहला ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, राइट होगा। आप लोग चेक करते रहे अपने कितने क्वेश्चन से टिक करते रहे, क्योंकि कई बार सीरीज उल्टी सीधी हो रही होगी, तो आप लोग क्वेश्चन पे जाके आप टिक कर ले। उसके बाद आप चीजों को एक बार एक्सप्लेन कर लेना भाई, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे कितने सही हो रहे हैं। और क्लास को दोस्तों शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिससे आप लोगों तक पहुंच ही रहा है, लेकिन जो भाई बहनों तक क्लास नहीं पहुंच रही है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा, स्टेटस वगैरह पे लगा लीजिएगा, जिससे ज्यादा ज्यादा तक ये पहुंच सके। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है दोस्तों फोर्थ। आपको यहाँ डैश दिया हुआ है, और आपको सभी को पता है कि प्रतिरक्षी को हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। मैंने कहा था दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आएगा और 100% आएगा। बहुत बार मैंने एचआईवी को लेकर के भी सवाल कहा था, लेकिन एचआईवी का सवाल देखने को नहीं मिला। तो लेकिन यहाँ क्वेश्चन मिला है दोस्तों एंटीबॉडी का। प्रतिरक्षी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। अब बताओ, एंटीबॉडी का स्राव या निर्माण कौन सी कोशिका करती है। टी कोशिकाएं क्या होती हैं, टी कोशिकाएं। एक कौन सी होती है, बी कोशिकाएं। एक कौन सी होती है, बीटा। और एक कौन सी होती है, अल्फा। देखो सुनो, अल्फा और बीटा में हम बात करें, यहाँ पर इनका कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि ये चीज हमारे पास ग्रंथियों के अंदर आती है। दूसरी बात करें, हमारे पास जो लिम्फोसाइट होती है, देखो जो लिम्फोसाइट होती है, लिम्फोसाइट की हम बात करते हैं तो दोस्तों लिम्फोसाइट कितने प्रकार की होती है, दो। एक कौन सी होती है, बी। और एक कौन सी होती है दोस्तों, टी। हमारे पास बी जो है ना, वो दोस्तों मेमोरी का और एज वेल एज साथ में हमारे पास लिम्फोस, हमारे पास एंटीबॉडी बनाने का काम करती है।
लेकिन हमारी जो कोशिकाएं होती है ना दोस्तों, हेल्पर टीएच, हेल्पर जो सेल होती हैं वो इसकी क्या करती हैं दोस्तों, मदद करती हैं। तो टी जो लिम्फोसाइट है हमारी एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है बी। लेकिन बनाता कौन है, वो बनाता है दोस्तों कौन सा, बी बनाएगा। कौन बनाएगा, बी। इसलिए हमारी जो हेल्प करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनका नाम क्या होता है, टी। आपसे अगर यहाँ सवाल इस तरीके का आता कि एचआईवी वायरस के कारण, किसके कारण, एचआईवी वायरस के कारण हमारे पास कौन सा रोग होता है दोस्तों, एड्स। तो एड्स रोग में हमारी कौन सी लिम्फोसाइट नष्ट हो जाती है दोस्तों, T4। कौन सी हो जाती है, T4, जिसको हम हेल्पर या सहायक कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। अगर ये इसका अगर दोस्तों क्या नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगा, तो ये एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा। ये बात याद रखना। इसलिए दोस्तों हम लोग कहते हैं कि एंटीबॉडी की हेल्प करेगा ये, और बनाएगा कौन सा, बी बनाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा लगेगा, फोर्थ में बी नंबर का ऑप्शन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा है, फिफ्थ। देखो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं चलो। एक है बाहित मल उपचार में हमारे पास उर्णक है। ठीक है, इसमें देखो हम लोग देखते हैं कि इस उपचार के अंदर हम लोग किस प्रकार के उर्वरक का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है अवसादन के दौरान स्थिर होने वाले या नीचे बैठने वाले ठोस पदार्थों का, इसको उपयोग नहीं करते दोस्तों। ठीक है, पलाबी जो प्राथमिक हमारे पास आपांग के ऊपर बनता है, ये भी हमारे पास यहाँ पर उपयोग नहीं आएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, कवक तंतुओं से जुड़े जीवाणुओं के झुंड होते हैं। ये बिल्कुल जो जितने भी हमारे पास कवक होते हैं, तंतु जो फिलामेंट्स होते हैं, उनका क्या होता है, ये पूरा की पूरा क्या होता है, ग्रुप होता है। उनका क्या होता है दोस्तों, ये झुंड होता है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो हमारा करेक्ट क्या लगेगा दोस्तों, आंसर लगेगा। ठीक है, एक बार चौथे को भी पढ़ लेते हैं हम। जीवाणु जो एवाईबी रूप से बढ़ते हैं, लेकिन एवाईबी अपंग, हमारे पास संपचित्र भी कहा जाता है। ये इसका आंसर नहीं है दोस्तों। हमने जो आंसर होगा इसका कौन सा होगा दोस्तों, थर्ड नंबर का जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर हो गया दोस्तों थर्ड। हमारे पास आगे देखो, ऐसे क्वेश्चनों में आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार का अगर पैटर्न आपका आने लगा है, चाहे जेट का हो चाहे सीयूटी का हो, उस ड्यूरेशन में आपको याद रखना है कि इस पैटर्न में आपको नॉलेज पूरा चाहिए। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोगों को एलिमिनेट करना है, तो हमको पूरी डेप्थ में नॉलेज चाहिए, तब जाकर के हमारा काम यहाँ पर पूरा होगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी हमको। देखो यहाँ अगर बात की जाए दोस्तों स्टेटिन की, तो देखो यहाँ कहा गया है कि ये तो क्या है दोस्तों, उत्पाद है, और ये क्या है दोस्तों, जीव। इस जीव से कौन सा उत्पाद बनेगा, आपको मैच करना है। स्टेटिन से दोस्तों क्या बनता है, देखो ये हमारे पास कौन बनेगा, मोनास्क। क्या बनेगा हमारे पास, थर्ड पे आएगा। दूसरा थक्का जो स्फोटक है, उससे कौन बनता है हमारे पास, स्ट्रेप्टोकोकस। जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो किससे हमारे पास, जो स्ट्रेप्टोकोकस क्या बनाता है दोस्तों, ये किससे बनेगा, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से। उसके बाद हमने कहा स्विस जो चीज होती है हमारे पास, वो किससे बन के आएगी। देखो यहाँ हमने कहा कि स्टेटिन बन गया दोस्तों इससे, ये बन गया हमारे पास इससे। स्विस जो चीज है थर्ड नंबर की, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये किससे बन गया, ये हमारे पास प्रोपिरियोबैक्टीरियम। प्रोपिरियोबैक्टीरियम। अब कौन रह गया, साइक्लोस्प्रिन। साइक्लोस्प्रिन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड नंबर का आ जाएगा। तो आप देख लीजिएगा हमारे पास कौन सा आ रहा है दोस्तों। ए की अगर बात करेंगे तो ए में कौन सा आया है, थर्ड आया है। ए में कौन सा है, थर्ड। और अगर बी की बात करें हम लोग, तो बी में कौन सा आया दोस्तों, फर्स्ट। बी में कौन सा आया, फर्स्ट। और सी की बात करेंगे तो सी में हमारे पास आया दोस्तों कौन सा, फोर्थ। और डी की अगर बात करें हम लोग, तो डी में हमारे पास नंबर आया दोस्तों सेकंड। तो थर्ड, फर्स्ट, फोर हमारे पास कौन सा आएगा, थर्ड। ये ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया, ये हो गया गलत। उसके बाद हमारे पास थर्ड, थर्ड के बाद हमारे पास फर्स्ट आया क्या, यहीं से क्वेश्चन हमारे पास कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या हो रहा है, करेक्ट। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 में करेक्ट होगा। ऐसे सवालों को थोड़ा सा सावधानी से करना। इनमें सवालों में वैसे करने में तो आपको बड़ा आसान तरीका है, ऐसा भी नहीं कि ज्यादा टिपिकल है। बस आपको इसमें से ना कई बार तो एक ही ऑप्शन से, यहाँ दो ऑप्शन से ही हमारा सवाल हो गया था। पहले में हमने लगाया ये, तो पहले में हमारे पास थर्ड, तो दो ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए। बच गया बी। बी में कौन सा कर दिया हमने, फर्स्ट कर दिया, तो यहीं से हमारे पास ऑप्शन आ गया था। तीसरा और चौथा पढ़ने की भी हमको आवश्यकता नहीं थी। बस सिर्फ आपको थोड़ा सा ना डरना नहीं है इन सवालों को देख के कि भाई इतना बड़ा सवाल है हम कैसे इसको करेंगे, इतना घबराना नहीं है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी कोश का भित्ति क्षरण एंजाइम के सही ढंग से मेल नहीं खाता। आपको पता है मैंने आपको कितनी बार बताया था कि कवक की कोश का भित्ति को आप अच्छे से पढ़ के जाना। पादप की कोश का भित्ति को, दो का तो मैंने नाम अच्छे से बताया था। और मैंने जब जब आपको बायोटेक पढ़ाई थी तो हर चीज आपको बताई थी कि अब जब हमको डीएनए चाहिए, जब हमको डीएनए चाहिए, तो डीएनए हमको कहाँ मिलता है, केंद्रक में। और केंद्रक तक पहुंचने के लिए हमें सबसे ज्यादा एंजाइमों की आवश्यकता होती है। तो हम कई प्रकार के एंजाइम यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो एंजाइम आता है, हम लोग बात कर रहे थे किसकी, लाइसोजाइम की। किसकी का बात कर रहे थे, लाइसोजाइम की। तो देखो सुनो, यहाँ जब बात की जाएगी कवक की दोस्तों क्या होती है, काइटिनेज होती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ शैवाल की दोस्तों मेथाइलेज,
जीवाणु की लाइसोसोम, यहाँ पादप कोशिका की कोशिका होती है सेलुलोज। इसने पूछा क्या है दोस्तों, ढंग से मेल नहीं खाता, हमसे असत्य पूछा है। तो आपको पता है कवक की किसकी बनी होती है, काइटिनेज, काइटिन की तो काइटिनेज चाहिए। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है हमारे पास, सेलुलोज, तो सेलुलोज चाहिए, ये करेक्ट है। जीवाणु की बात करें तो हमारे पास लाइसोजाइम चाहिए जिसको पिघलाने के लिए, हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास कौन आएगा दोस्तों, सेवाल आएगा। क्या आएगा, सेवाल। और सेवाल के लिए हम लोग को मैथाइलेज यहाँ पर एंजाइम नहीं आता, तो हम लोग को बात करनी है दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन लगेगा वो कौन सा लगेगा, वो लगेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो हमारे पास कौन सा है, सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो कौन सा है, सेकंड। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, इसका हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। बैक्टीरिया के रूपांतरण की प्रक्रिया में सामान्य निम्नलिखित में चरणों के प्रारंभ में अंत तक जो व्यवस्थित है वो करें। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखा देखो इसके अंदर हम लोग को रखना है कि किस प्रकार से चीजों को, अच्छा इसमें ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिए गए। यहाँ एक बात मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो ऑप्शन लगेगा ना वो इस तरीके से नहीं है कि पर्टिकुलर ही है, इसमें हमारे पास और भी ऑप्शन होंगे। मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ, शायद अगली स्लाइड में ये चीजें बाय डिफॉल्ट ये आ नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि एक बैक्टीरिया को रूपांतरण करना है। आप सभी को मालूम है कि मैंने आपको बताया था कि होस्ट सेल में कोई चीज कब ट्रांसफर की जाती है, पहले हम होस्ट सेल को तैयार करते हैं। किसके द्वारा तैयार करते हैं, मैंने आपको कहा था कैल्शियम आयन, मतलब हम लोग मतलब धनायन के द्वारा इसको क्या करते हैं, तैयार करते हैं। उसको फिर कहाँ ले जाते हैं, आइस में। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद कहाँ ले जाते हैं, आइस में भी हमारे पास 42 पे, फिर 0 पे, फिर इसको 0 42, उसके बाद कहाँ ले जाते हैं हमारे पास इस तरीके से, जिससे तापांतरण होता है और चीजें क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि पहले इसका द्वितीय संयोजन धनायन के साथ क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो हमारे पास कौन सा लगेगा दोस्तों, पहला ऑप्शन तो ये है। ठीक है, हमारे पास उसके बाद कौन सा आएगा, हमारे पास कौन सा आएगा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन हमारे पास आएगा ये। ठीक है, उसके बाद हमारे पास चीजें होंगी। तो इस प्रकार से हम लोग देखो इसके आधार पर चीजों को देखें, हमारे पास B A C, हमारे पास C D E, और हमारे पास उसके बाद आएगा फिर अगर पट्टिका पर चयन होगा फिर उन्हें फिर बर्फ पर क्या होगा, रखना होगा। हम लोग इसका क्या करेंगे, ऊष्मायन। फिर हमारे पास कौन सा आएगा, तीसरा ए। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ताप प्रघात उपचार जो होगा, प्रतिजीवनी आगार पट्टिका का चयन होगा। उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे दोबारा से हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास चौथा, और ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास पांचवा। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन जो लगे होंगे ना उनको हम लोग यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ साइड में जो ऑप्शन होंगे उनका हमारे पास सीक्वेंस होगा, उसमें हम लोग देख लेंगे। उसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आ जाएगा आंसर। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा क्या है, गलत है। इसमें से हमसे गलत क्वेश्चन पूछा है, और हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए देखो, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या नहीं थे, इस तरह के ऑप्शन नहीं थे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारे पास क्या है, गलत है। कौन से कथन हमारे पास गलत रहेगा जिसमें हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें एलआईजी द्वारा डीएनए के खंडों को अलग किया जाता है। इन क्वेश्चनों में पता है क्या होता है, इन क्वेश्चनों में आपको जो हमको कथन दिए गए हैं उनमें से सब चीज को पढ़ना होता है, और उसमें हम चीजों को देखें कि हमको सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है, ये समस्या आती है कि यहाँ जो चीजें दी गई है ना वो इस आधार से दी गई है कि आपको जो नीचे आंसर देना है वो इन्हीं के आधार पर है। अगर हमको चारों के बारे में पता है तो ही आप आंसर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। एलाइजा द्वारा डीएनए के खंडों को अलग किया जाता है, इसके द्वारा हम लोग नहीं करते। पॉलीमरेज के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको काटने का काम करते हैं। रूपांतरण एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से डीएनए के खंड को परपोषी कोशिका में क्या कराया जाता है। गलत पूछ रहा है ना हमसे, हमसे पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, तो गलत की बात करेंगे तो रूपांतरण एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से डीएनए को खंड के परपोषी, बिल्कुल ये करेक्ट है हमारे पास। डीएनए पुनर्योगज आरडीएनए प्रौद्योगिकी में वांछित डीएनए खंड का विलगन शामिल नहीं है। ये ऐसा नहीं है दोस्तों, विलगन शामिल है। ये आइसोलेशन मैंने आपको बताया था, आइसोलेशन का मतलब होता है छोटे छोटे खंडों में क्या करना, विभाजित करना ही आइसोलेशन या विलगन कहलाता है। अगली बात करें, डीएनए लाइगेज का उपयोग डीएनए खंडों के वाहक या जोड़ने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। देखो पॉलीमरेज तोड़ता है, लाइगेज जोड़ता है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारे पास चौथा है ये वाला, ये राइट है। तो हमसे गलत पूछा है तो ए और जो सी है ना वो तो गलत है, और बी रेडियो डी हमारे पास सही है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा लगेगा, ए और सी हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर हमसे सही पूछता तो हम कौन सा लगाते, बी और सी लगाते, बी और डी लगाते, लेकिन गलत पूछा है तो हमने क्या लगाएंगे यहाँ पे, ए और सी, दैट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने उपस्थित है। ठीक है, अब इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर कराया था, और मैंने आपको कहा था उसके अंदर ट्रांसजेनिक जो एलिमेंट है उनमें जो जैविक उत्पाद होते हैं उसमें फर्स्ट टाइम जो बनाई गई ट्रांसजेनिक जो हमारी गाय थी उसका नाम क्या था, रोजी गाय। और मैंने कहा था अल्फा वन, क्या नाम था दोस्तों, अल्फा वन एल्ब्यूमिन। ठीक है, यहां से जो प्रोटीन बन रही थी दोस्तों, अल्फा वन एल्बुमिन, जो प्रोटीन बन रही थी हमारी, इस प्रोटीन की जब बात कर रहे थे हम लोग, तो इस प्रोटीन को दोस्तों ये शिशु का क्या है, संपूर्ण आहार,
शिशु का संपूर्ण आहार था। और इसी में दोस्तों आपको मैंने एक चीज और लिखवाई थी, ये आपके नोट्स कॉपी में लिख रहा है, आप देख लेना अच्छे से। और इस प्रोटीन का जो मान रहता है दोस्तों, ये रहता है हमारे पास 2.4 ग्राम पर लीटर। मतलब 1 लीटर में कितनी पाई जाती है? 2.4 ग्राम। ठीक है। और इस ये एक छोटा जो शिशु होता है, बच्चा होता है, उसके अंदर हम चीजों को देखते हैं कि वहां पर उसके लिए वो एक संपूर्ण आहार का काम करता है। मैंने 3 चीजें लिखाई थी इसमें। एक लिखवाया था आपको लैक्टोफेरिन, जो फिनाइल क्यूटोनूरिया के उपचार में काम आता है। ट्रांसजेनिक प्लांट का 5वें नंबर का एप्लीकेशन था जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें जैविक उत्पाद था। ठीक है, ये सारी चीजें लिखवाई। एक औषधि और लिखवाई थी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जिसका उपयोग एम्फाइसीमा या बात स्पीत के उपचार में हम लोग करते हैं। वो यहाँ पर आया है पेपर में, अब हम सोल्व करेंगे तब पता लगेगा। चलो, रोजी से मिलने वाला दूध पोषण की दृष्टि से मानव शिशुओं के लिए मानव दूध से अधिक संतुलित होता है। देखो, अगर इसको दोस्तों किससे तुलना कर दी इसकी, मानव दूध से, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? गलत। मानव दूध से तुलना नहीं करनी है, मानव दूध से इसको नहीं करना है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। बायोपायरेसी, देखो बायोपायरेसी का तात्पर्य बिना एमएनसी, एमएनसी का मतलब है मल्टीनेशनल कंपनी, के अनुमोदन के जैव संसाधनों का उपयोग नहीं। बायोपायरेसी का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, बायो पेटेंट और बायोपायरेसी। बायो पेटेंट का मतलब होता है किसी भी उत्पाद को हम गवर्नमेंट के साथ उसका क्या कराते हैं? रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हम लोग उसका क्या करते हैं? उपयोग। मान लो आप सब लोग अच्छे वैज्ञानिक बनोगे, और अच्छे वैज्ञानिकों के साथ हम देखते हैं कि आगे की ओर क्या होगा। आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, तो आपके प्रोडक्ट को कोई यूज नहीं करे, इसलिए आप क्या कराते हो? पेटेंट। तो आप कोई पैसा देते हो थोड़ा बहुत, उसके लिए एक भुगतान राशि देते हो गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट आपके एवज में कुछ चीज देती है कि आपके उत्पाद को आप ही यूज नहीं करेगा। तो ये तो क्या कहलाता है? बायोपेटेंट। बायोपायरेसी का मतलब होता है किसी भी चीज का, जैसे हम कहते हैं ना, हमारे पास अगर धन है, टैक्स नहीं पे करें, तो वो क्या हो जाती है? चोरी। क्या होती है? चोरी। तो उस टैक्स को पे करना ही क्या कहलाता है? बायोपायरेसी। हम लोग कोई भी सामान लेते हैं, जैसे बिल बनवाते हैं, तो बिल बनवाते हैं तो उसमें क्या आता है? हमको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन ऐसा हम लोग चीज कर लें कि टैक्स जीएसटी लगती है, या सी हमारे पास लगती है, तो उसमें एस जीएसटी सी जीएसटी लगती है, सेंटर वाली और राज्य वाली। तो उस केस में दोनों केस में जीएसटी देनी पड़ती है। उससे एक चीज है कि हम लोग उसको ना दें, लोग चोरी में आ जाएंगे। तो बायोपायरेसी का मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी रखना, चीज के चीजों का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते। दैट इज रॉन्ग आंसर। ये कथन क्या है? गलत है। जीएसी, जीईएसी, अब मैंने आपको बताया था जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी। और जीएमओ हमारे पास, और जीएम अनुसंधान की क्रम से सुरक्षा और वैधता के लिए निर्णायक निकाय। बिल्कुल। जीएसी एक ऐसी संस्था है जिसमें हमने कहा था कि जो बायोटेक है, उसमें जितने भी उत्पाद बनाए जा रहे थे, तो उन उत्पाद के लिए हम किन का उपयोग कर रहे थे? सूक्ष्म जीव। आपको मैंने बताया था कि रोगों का अध्ययन करने के लिए, जैसे कैंसर का रोग का अध्ययन करेंगे दोस्तों, तुम किसका उपयोग करेंगे? चूहे का। किसे करेंगे? चूहे का। चूहा मर जाएगा। अपन ने देखा था कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किया तो चूहे को लिया था। तो उस केस में हमने देखा था कि भाई चूहे को ले रहे हैं लगातार, ये तो सूक्ष्म की, चीजों को बनाने के लिए हम जीएससी का उपयोग कर रहे हैं। परजीवी जंतु रोग के विकास के लिए जीन योगदान को समझाने की हमारी क्या करते हैं? सहायता। तो जो ट्रांसजेनिक जंतु होते हैं, रोगों के निदान में भी हमारी क्या करते हैं? सहायता। तो ऑप्शन कौन सा लगेगा? सी और डी। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हमारे पास कौन सा लगेगा? बी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है आपका? भी। अब देखो, इसको पढ़ने के लिए बायोटेक का सवाल है ये एप्लीकेशन से लेके आया था, और बहुत बार मैंने कहा था आपको कि ये सवाल डिट्टो आपकी कॉपी में लिखा हुआ है एज इट इज। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से। अगर आपने ये काम कर लिया, फिर आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं आनी। ठीक है। अब आगे देखो, मैंने आपको कहा था ना कि ये सवाल आपके आगे ही है। हमने कहा कि ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मतलब इसमें है कि एक तो हमको औषधि दी गई है, और एक क्या दिया गया हमको? उसका उपयोग या उत्पाद दिया गया कि किस तरीके से हम लोग उसका उपयोग करेंगे। मैंने कहा था ना, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसीमा बात स्फीति के उपचार के लिए हम काम लेते हैं। मैंने बताया था कि पिंक वॉलवॉर्म, गुलाबी सुंडी, ठीक है, हमारे पास, या हमारे पास बीटी कपास के लिए हम लोग कौन सा जीन काम में लेते हैं? हमारे पास बैसिल, हमारे पास मैंने कहा था बीटी बैसिलस थुरिजियंस का एक जीन होता है, उसमें से क्राई प्रोटीन निकलती है। उसकी चीजों को हम लोग उपयोगी डीएनए को साथ मिला करके पादप में डालते हैं, जिससे फली छेदक या फली भेदक हमारी चीजों का, तो यहाँ बीटी कॉटन बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने कहा था प्रतिजनिक, जो हमारा प्रति अर्थ आरएनए होता है, उसका उपयोग मिल्वोडेगा निकोगनीशिया, ठीक है, हमारे, मैंने कहा था पीड़क प्रतिरोधी पादप बनाने में। और एक बार आएगा दोस्तों क्राई आईएबी के लिए, मैंने कहा था मक्का या छेदक, मक्का की जो फली होती है उसकी छेदक बनाने के लिए हम कौन सा जीन डालते हैं दोस्तों? क्राई आईएबी। कौन सा डालते हैं? क्राई आईएबी। देखो, पहले का क्या है दोस्तों? तीसरा। पहले का तीसरा देखा, तो ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन गलत, दो तो वैसे ही हो गए। और 1 और 3 की बात हो रही है, पहले का तीसरा और दूसरे का कौन सा हो जाएगा? चौथा। तो यहीं से एलिमिनेट हो गया था।
का चौथा यहाँ पर ये हमारे पास दूसरा है, तो दो ही ऑप्शन से ही हमारा काम हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या लग गया हमारे पास, ए, दैट इज राइट आंसर। एक बात आपने महसूस की होगी, हमने 10-11 क्वेश्चन किए जहां मिलान वाली बात आ रही है, समझ रहे हो, जहां मिलान वाली बात आ रही है, उस मिलान वाली बात में आपको एक बात अच्छे से नजर आ रही होगी कि हमारे पास जो डेटा दिया गया है उसके अंदर चीजें क्या है कि केवल कई बार तो दो ऑप्शन से हो रही है। अब मैं आपको इसमें ही सवाल आए आपके जो तीन तीन ऑप्शन से हो रहे हैं, आपको बताओ इसमें ही ऐसे ऐसे सवाल आए जो तीन तीन ऑप्शन से हो रहे हैं, यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन से ही काम हो गया था। ठीक है, तो इसको भी इसमें साथ रखना है, तभी जाके आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो अगर आपको यहाँ चीजें रखनी तो बहुत टाइम लगता है कई बार। देखो जीईएसी का विस्तार आपको मैंने लिखाया था, जीईएसी का जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, मैं तो आप लोग नीचे आप लोग को बताऊंगा मैं, अप्रूवल, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल, और ये दोस्तों क्या हो जाएगा, कमेटी, क्या हो जाएगा, कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कमेटी आ जाएगा। ये हमारे पास इसका हो गया फुल फॉर्म, जेनेटिक इंजीनियरिंग कमेटी, आनुवंशिक और पर्यावरण सलाहकार समिति, जीन स्थापना या अनुमोदन समिति या आनुवंशिक अभियांत्रिकी सलाहकार समिति, या पर्यावरण या अभियांत्रिकी, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी संतुति हमारे पास समिति आएगा। ये ऑप्शन रहेगा हमारे पास कौन सा, नंबर 4 वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट लगेगा क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारे बायोटेक के सवाल हैं। अब आप बार बार क्लासों में पूछते थे कि सर बायोटेक से सवाल कैसा आएगा, सवाल कैसा आएगा, एप्लीकेशन कैसे तरीके से सवाल लगेंगे। अब आपको मैंने उस टाइम भी बताए थे, समझ में आ रहे हैं आपको, हर छोटी छोटी चीज को आपको एक्सप्लेन किया था, और वही चीजें यहाँ पर आप लोग देखने को मिल गई सीयूटी के अंदर। देखो, जब कोई कीट, जब कोई बीटी, बीटी मतलब जो हमारा ट्रांसजेनिक होता है, ठीक है, पौधे को खाता है, जब कोई बीटी कीट बीटी पौधे को खाता है तो बस में निष्क्रिय प्रोटीन के सक्रिय प्रोटीन में परिवर्तन करने के कारण कीट की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मैंने कहा था उसके आंत के क्षारीय पीएच के कारण उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन। सेम हमने जब मैंने आपको कहा था कि जो बीटी कपास होता है, मैंने आपको बताया था कि जो बीटी कपास होता है उसके केस में हमारे पास क्या होता है, यहाँ आपको दो चीजें नजर आती है कि जो हमारा जीन आ रहा था केवल उसके अंदर जो बीटी कॉटन था उसकी चीजों को हम लोग उपयोग में ले रहे थे, तो वहां पर उसका जो जीन है ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जहर सांप के अंदर होता है लेकिन जहर सांप को नहीं मारता लेकिन हमें काटने पे मार देता है, सेम जो कॉन्सेप्ट है ना वही है कि ये केवल हमारी कपास को नष्ट नहीं करेगा, ये कपास के अंदर जो बैक्टीरिया आया है ना उसको नष्ट करेगा, और उसकी आंत में जाकर के उसकी पीएच के साथ क्या हो जाएगा, रिएक्ट करेगा, और इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और इसीलिए आंत के क्षारीय जो पीएच है वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, उसके साथ रिएक्ट करेगा। ऑप्शन नंबर ए इस पे ऑप्शन लगेगा। देखो, ये आ गया अब एनवायरमेंट का क्वेश्चन, मैंने कहा था 7 जिएंगे 7 मरेंगे, ठीक है, सहजीवी वाला सवाल है। यहाँ वो हमारे पास जीवों की जो अन्योन क्रियाएं हो रही थी ना वो यहाँ से पूछी है। सहभोजता, भोजन के लिए साथ रहते हैं। सह उपकारिता, ये हमारे पास एमएलएम, एक है परजीविता, जो हमारे पास मैंने परजीविता के लिए आपको कई सारी चीजें बताई थी, जैसे अमररियल रहती है। भोजन के लिए हर दूसरे पे क्या रहते हैं, हम लोग निर्भर रहते हैं। यहाँ देखो, सहभोजता की बात करें, मैं आपको यहाँ पर बताऊं, देखो यहाँ पर अगर देखें सहभोजता, सह उपकारिता, एमनेसेलिज्म, और एक कौन दिया है दोस्तों, परजीविता, ये चीजें दी गई हैं। इसमें मैंने आपको कहा था कि अगर इसकी बात करें तो इसमें हमको एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। एक क्या होता है, दोनों ही क्या होता है, एक को लाभ दोनों को भी लाभ। इसमें क्या होता है, नेगेटिव एक को हानि होती है एक को कुछ नहीं होता, और एक को क्या होता है, लाभ होता है, और एक को क्या होती है, हानि। अब देखो सुनो, यहाँ पॉजिटिव का मतलब है लाभ, और जीरो अगर है तो उसको कोई चांस यहाँ पे नहीं होगा, और नेगेटिव का मतलब क्या हो रहा है, हानि। सहभोजिता की बात करेंगे तो सहभोजिता में सीधा सीधा हमारे पास एक प्रजाति को क्या हो रहा है, लाभ, दूसरी क्या हो रही है हमारे पास, अप्रभावित, दूसरी का कोई मतलब नहीं रहा। तो हमारे पास कौन सा हो गया, फोर्थ वाला। अब पहले में देखो आप लोग, फोर्थ देखो, पहले में फोर्थ, यहाँ पर पहले में फर्स्ट दिया, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। यहाँ दोनों दोनों एक से ही हमारा सवाल हो गया, एलो एक से ही हमारा सवाल हो गया। ठीक है, हम पढ़ सारे लेते हैं, यहाँ पर पहले में ही क्या है, थर्ड। और आपको किसी चीज पता थी ना, देखो एक से ही सवाल हो गया, ठीक है, आपको आगे जाना ही नहीं था एक से। अब यहाँ देखो, सह उपकारिता पढ़ सारे लेते, हमने कहा कि इसके अंदर आपने देखा कि इसमें अंदर दोनों ही प्रजातियां क्या हो रही हैं, दोनों को ही प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा हो जाएगा, पहले का चौथा है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, तीसरा। आगे हमारे पास एम ए सेलिज में, तो यहाँ पर एक को तो हानि हो रही है और दूसरा क्या हो रहा है, अप्रभावित। तीसरे का क्या हो गया, दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, और एक बच गया हमारे पास फर्स्ट। एक को हानि होती है, एक को हानि होती है, को क्या होता है, एक को लाभ हो रहा है तो एक को क्या नहीं है, हानि। इस प्रकार से हमारे पास सहभोजिता, हमारे पास सह उपकारिता, एवरेलिज्म, और एक परजीविता वाले की जो हमारे पास चीजें, वो आप ध्यान रखना इस तरीके से। लेकिन इनको याद रखना भाई, ये आपके फिर जेट के एग्जाम में काम आएंगे 2 जून, आपको याद रखना है।
ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा आगे की ओर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। देखो 15 की जब बात आती है, 15 में हम देखते हैं किस तरीके से चीजें दी गई हैं। एक देश में किसी समय एक समष्टि और युवा वयस्क लोगों की संख्या समान है और ये किस प्रकार की वृद्धि को दर्शाता है। देखो भाई, हमने कहा कि वृद्धि हमारे पास हो रही है लगातार। एक तो हम लोग इस तरह चीजों को देखते हैं कि एक चीज बढ़ रही है दूसरी जैसे ऐसे करके, एक बढ़ती है घटती है, और एक क्या है बराबर में ही काम हो रहा है, एक बराबर से चीजें चल रही हैं बिल्कुल से। तो बिल्कुल चीजें क्या रहती हैं, स्टेबल। एक क्या हो रहा है हमारे पास, क्या हो रही है, एक बढ़ी हुई चीज थी अब धीरे धीरे क्या हो रही है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी सोर्स है। तो अगर हमने कहा कि अगर यहाँ एक समष्टि में युवा और व्यस्त लोगों की संख्या क्या रहती है समान, तो चीजें क्या रहती हैं, स्टेबल रहती हैं। तो ये हमारे पास जो आंसर लग रहा है यहाँ पर बढ़ रही है घट रही है या हमारे पास ऐसा आकार में, तो आपको याद रखना है इस कंडीशन में क्या होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल। और यहाँ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के अब हम लोग हाजिर है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16। एक बार इसको रीड करो। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की जब बात करोगे, यहाँ दो निकट संबंधी प्रजातियां अनिश्चित काल तक सह अस्तित्व में रह सकती हैं, तो गॉस के स्पर्धी अपवर्जन नियम का उल्लंघन कर सकती हैं। देखो बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको कहा एक जो होता है ना परभोजिता, ठीक है, या मैंने आपको कहा था कि जैसे परभक्षण होता है, तो उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि गिलोनास द्वीप पर अगर पक्षियों की चारण क्षमता बढ़ जाती है, तो उस केस में पूरा जो घास है तो वो तो क्या हो जाता है, नष्ट। तो गिलोनास के लिए तो वो तो चीज क्या हो गई, नष्ट हो गई, लेकिन बकरियों को क्या हो गया, फायदा। मतलब एक को फायदा हो रहा है तो दूसरे को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, गौली जो हमारे पास गौ साहब थे उन्होंने एक नियम दिया था कि जो चीजें है ना उनका आपस में क्या हो, विभाजन हो। नहीं तो इस तरीके से चीजें क्या हो जाती हैं, दिक्कत में आती हैं। और यहाँ हम लोग संसाधन जितने भी होंगे तो उनका हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, विभाजन करेंगे। क्या करेंगे, विभाजन करेंगे, और उनका पार्टीशन हो जाएगा। जिससे क्या है कि डिपेंडेंसी है ना वो दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, एक दूसरे पर निर्भर हम लोग ज्यादा नहीं रहेंगे, हमारे पास वैरायटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एक चीज हमारे पास मिल जाएगी। जैसे हम लोग मांस पे डिपेंडेंट, हमारे लिए हम बात करें, हम सर्वाहारी हैं, हम सब कुछ खा लेते हैं, हम लोग एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जितने भी हमारे छोटे जैसे जो शाकाहारी जीव होते हैं, गाय है, वो क्या खाती है, मांस नहीं खाती, वो क्या खाती है, हमारे चारा ही खाती है, तो वो चारे पे डिपेंडेंट है। तो इस प्रकार संसाधनों को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, विभाजन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है दोस्तों 17। देखो 17 क्वेश्चन की बात करें, सूक्ष्म जीवों द्वारा खनिजीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से मुक्ति में सहायता करती है। देखो सुनो, मैंने कहा था अपघटन से क्वेश्चन तो आना है, पक्की बात है। उसमें क्या क्या आना है, हमारे पास सूक्ष्म जीवों द्वारा खनिजीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से मुक्ति में सहायता करती है। इसने कहा अपरद और ह्यूमस के गठन से अकार्बनिक पोषक तत्वों का, ह्यूमस से अकार्बनिक पोषक तत्वों का, ह्यूमस से अकार्बनिक नहीं आते, ध्यान रखना हमेशा, ह्यूमस से कार्बनिक नहीं आते, अकार्बनिक ये हमारे पास गलत है, ये हमारे पास गलत है। ठीक है, ह्यूमस से अकार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, निर्माण, या अपरद से अकार्बनिक और हमारे पास अकार्बनिक पोषक तत्व। अपरद से तो दोस्तों, अपरद जो होती है ना वो चीजें होती है मृत जीव है, क्या होती है, मृत जीव, जिनको डेट्रिस बोलते हैं हम लोग। तो इसमें ह्यूमस से हमको क्या मिलता है, अकार्बनिक पदार्थों का क्या होता है यहाँ पे, निर्माण होता है। ठीक है, जो अकार्बनिक पदार्थ होंगे ह्यूमस से जो हमको मिलेंगे, तो वो हमारे पास किस कैटेगरी में आएंगे, इसमें। तो सूक्ष्म जीवों का अगर हम मिनरलाइजेशन करते हैं या खनिजीकरण करते हैं, तो उस ड्यूरेशन में हमको कौन सी चीज मिलती है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड में ह्यूमस से इनऑर्गेनिक या हमारे अकार्बनिक तत्वों का क्या होता है, निर्माण होता है। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये मैंने आपको बताया था कि प्रामिड का क्वेश्चन, चाहे आप जेट का एग्जाम दे लेना, चाहे सीयूटी को, बहुत चिल्ला चिल्ला के बताया था, लेकिन जिन लोगों ने ध्यान दिया था उनको पता होगा। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ताओं की जैव उत्पादक मात्रा आ, किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता की जैव मात्रा है उत्पादकों से अधिक है। अब लो कि जिनकी जो मात्रा ना प्राइमरी प्राइमरी जो कंज्यूमर है, प्राथमिक जो भोक्ता है, उनकी मात्रा किस में, उत्पादक से क्या है, ज्यादा। देखो सुनो, ये पिरामिड पूछा है इसमें, इससे आपको आइडिया लगेगा। मैंने बताए थे पिरामिड कितने संख्या के आधार पर हमारे पास, एक जैव भार के आधार पर थे। ठीक है, एक जैव भार के आधार पर थे। और मैंने आपको बताया था कि जो ऊर्जा के पिरामिड होते हैं दोस्तों, वो हमेशा कैसे होते हैं, सीधे, हमेशा कैसे होते हैं, सीधे। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, हमेशा कैसे होते हैं, सीधे। उसके बाद मैंने आपको कहा था संख्या के आधार पर दोस्तों, मेरे पास घास, वन, क्षेत्र, ठीक है, हमारे पास खेत, इन सब के पिरामिड कैसे होते हैं दोस्तों, ऑलवेज सीधा। कैसा होता है हमारे पास, ऑलवेज कैसा होता है, सीधा। और हम अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ अगर आएगा हमारे पास एक पेड़ की बात आ जाए,
या दोस्तों संख्या के आधार पे, या किसकी बात आ जाए, परजीवी की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, परजीवी की बात आए, तो हम लोग यहाँ पर ये कैसा होता है हमारे पास, उल्टा, कैसा होता है, उल्टा। ठीक है। अगर जैव भार की, यहाँ पर भार की बात आ रही है, तो हम लोग भार के आधार पर चीजों को देखें, तो यहाँ पर भार के आधार पर चीजों को देखेंगे, तो हमारे पास जो हमारे पास कौन से पादप होते हैं दोस्तों, स्थलीय पादप होते हैं। कौन से होते हैं, स्थलीय। स्थलीय पादपों की अगर बात करोगे आप, तो स्थलीय पादपों के लिए कैसा होता है, सीधा होता है, कैसा होता है, सीधा होता है। और हम लोग बात करें जलीय पादपों की, तो जलीय पादपों के लिए दोस्तों ये कैसा होता है, उल्टा। मैं आपको बताता हूँ इसको, ये कैसा होता है, उल्टा। अब समझो इसने जो सवाल कहा है हमसे, वो किस तरीके से कहा है। मैंने कहा जो हमारा जो ये पिरामिड बनता है दोस्तों, हमने कहा इस तरीके का होता है, उल्टा कैसा होता है, इस तरीके का। तो यहाँ हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगी, हमारे पास जंतु पिलवक, हमारे पास क्या होगा, पादप पिलवक होगा सबसे छोटा। क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पादप पिलवक होगा। स्टार्टिंग में हम करेंगे तो यहाँ पर कौन आएगा, पादप जू प्लैंक्टन या फाइटोप्लैंक्टन, पादप पिलवक होगा, इसको हम लोग बोलते हैं। पादप पिलवक के बाद दोस्तों यहाँ पर कौन आता है, जंतु पिलवक। समुद्र की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर क्या आएगा, जंतु पिलवक। क्यों बात करें समुद्र की, जलीय पादपों की बात हो रही है, उसके बाद कौन आएगी दोस्तों, छोटी मछली। कौन आएगा, छोटी मछली। और उसके बाद कौन आएगा दोस्तों, बड़ी मछली। ये क्या आ गया, बड़ी मछली। अब सुनो आप, ये आ गया बड़ी मछली। अब यहाँ आपने देखा कि यहाँ ये जंतु पिलवक, पादप पिलवक है, यहाँ पर कौन है, जंतु पिलवक, यहाँ पर कौन है, छोटी मछली, यहाँ पर कौन है, बड़ी मछली। अब आप अच्छे तरीके से याद रखना कि इनका जो वजन है ना, इनका वजन इससे क्या है, ज्यादा, फिर इनका वजन क्या है, ज्यादा, फिर इनका वजन क्या है, ज्यादा। तो मतलब यहाँ पर जो उत्पादक है, यहाँ पर उत्पादक का काम कौन कर रहा है भाई, उत्पादक का काम कर रहा है दोस्तों ये। उत्पादक का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। इसका मतलब है उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता किस में ज्यादा है, समुद्र में। इसमें वन में ज्यादा नहीं है, वन वाला इसमें ज्यादा नहीं है, ध्यान रखना। इसमें किस में ज्यादा है, समुद्र में ज्यादा है। इसलिए सबसे ज्यादा स्थायी और स्टेबल जो हमारा इकोसिस्टम है, वो कौन सा है, समुद्र वाला, महासागरीय वाला। ठीक है भाई। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अगले अगले क्वेश्चन की बात करें। अपघटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। अपघटन एक अवायवीय अभिक्रिया है ना, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। अपरत की जो अपघटन दर है, उसकी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है, बिल्कुल करती है कि किस प्रकार की रेट होगी। उसके बाद पानी में घुलनशील कार्बनिक पोषक तत्व मिट्टी में जाते हैं और निच्छालन की प्रक्रिया अपक्षेपित हो जाती है। तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, गलत है। खनिजीकरण के बाद ह्यूमिनिफिकेशन आता है, ये तो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था, ये हमारे पास क्या सही है। तो इसमें जो ऑप्शन लगेगा हमारे पास, वो कौन सा लगेगा दोस्तों, हमसे राइट पूछा है ना, गलत पूछेगा तो ए और सी, राइट पूछा है तो क्या लगेगा हमारे पास, बी और डी जो ऑप्शन होगा, वो हमारे पास क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, सभी लोग आप टिक करते रहो और शेयर कर दीजिएगा क्लास को जितना हो सके, जब जिससे कि ज्यादा ज्यादा तक ये पहुंचे और सभी लोगों को ये चीजें पता लगे। आगे यहाँ हमारे पास क्या है दोस्तों, अवधारणा। ये क्या है यहाँ पर, अवधारणा है। आगे क्या है दोस्तों, अभिव्यक्ति। अब सुनो, स्थायी जो अवस्था होती है, उसमें क्या होता है, जब जब स्थायी की अवस्था की बात आए, तो आप याद रखना हमेशा एक निश्चित समय पर मिट्टी में पोषक तत्वों की क्या होती है, मात्रा। ये ना हमारे पास चीजों को रखना, पोषक तत्वों की क्या होगी, मात्रा होगी, हमारे पास क्या कहलाएगी, स्थायी अवस्था। दूसरा, अगर अगर आपसे द्वितीयक उपभोक्ता की बात पूछे, उत्पादकता की, मैंने कहा था कि उपभोक्ता से या उत्पादकता से जो चीज हमको मिलती है, वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आती है। समझ रहे हो आप। पहला जो होता है वो एनपीआर निकलता है, उसमें शोषण पहला जो है, तो वो होता है प्राथमिक। एनपीआर में से अगर रेस्पिरेशन रेट निकाल दी, श्वसन दर निकाल ली, तो मैंने कहा था ना आपको, जैसे एक होती है एनपीपी, तो एनपीपी में से हमारे पास प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी, उसमें से क्या निकाल दिया, आरआर। तब मेरे को जो मिला वो क्या मिला, मेरे को एसपी, क्या मिला, एसपी। ये बनाया प्रकाश संश्लेषण ने, ये श्वसन दर में गया, खर्चा पानी काट के जो हमको मिला, वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाती है। और द्वितीयक उपभोक्ता में क्या आता है दोस्तों, हमारे पास उपभोक्ताओं द्वारा, हमारे पास उपभोक्ता द्वारा प्रकाश के या कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की क्या होती है दर। इसमें देखो पहले का क्या आ रहा है, चौथा, पहले का चौथा, पहले का चौथा, ये दोनों कट हो गए। ठीक है, दूसरे का हमारे पास क्या आ रहा है, दूसरा, दूसरे का दूसरा, पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा। तो ऑप्शन नंबर यहीं से सही हो गया। कौन सा हो गया हमारे पास, बी ऑप्शन हो गया। इसी प्रकार से हम देखें कि स्थिति या सही खड़ जो फसल होती है, उसके बाद हमारे पास कौन सा है, तीसरा। और प्राथमिक जो उपभोक्ता है, शुद्ध का विषम पोषी या हाइड्रोट्रॉप्स होते हैं, उनके उपयोग के लिए क्या होती है, जैव मात्रा क्या होती है यहाँ पर उपस्थित होती है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, शुद्ध प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकता। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में हम लोग देखते हैं क्या, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है।
या हम लोग देखेंगे, इसके लिए एक पैसेज भी दिया हुआ था, सुन लो, इसके लिए एक पैसेज भी दिया, उसको रीड कर लेना, वैसे वहां से आप लोगों को कुछ सामान्य चीज मिलेगी, वहां ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है इसमें। ये तो फिर भी क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे, वो एक इंडिकेशन दे रहा है। देखो क्लेम आइडिया हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जर्निक्स परिसर पे, ये भी मैंने आपको बताया था, क्लेमीडिया था बताया था, ट्राइकोमोनाइसिस बताया था, फाइलेरिया दोस्तों ये कौन सा रोग है, ये हाथी पांव वाला रोग है। वो कौन सा है, हाथी पांव। और ये किसके द्वारा होता है दोस्तों, कृमि के द्वारा होने वाला है, कृमि के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होने वाला है, कृमि के द्वारा होने वाला रोग है, तो इसको याद रखना, एलिफेंट फुट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, चिकित्सीय हमारे पास हमारे पास सगर्भता मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखो मैं आपको क्लास में पढ़ाते रोज कहता था कि हमको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 20 वीक से, अभी से हमारे पास इस सप्ताह तक हम लोग गर्भपात करा सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम लोग नहीं करा सकते। ये कानूनन क्या होता है, अपराध होता है, उसके लिए आपको सजा का प्रावधान भी किया गया है। इन्हें पहली तिमाही के द्वारा दौरान सुरक्षित माना जा सकता है, बिल्कुल गलत है। भारत में 1971 से वैध माना गया नहीं, ये तो ठीक है। ये अभी कुछ नियम दिए गए हैं, विशिष्ट आधारों पर दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय के साथ पर एमटीटी, हमारे पास एमटीपी 24 सप्ताह के बाद, ठीक है, एमटीपी 24 सप्ताह के बाद किया जा सकता है, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है, आपको याद रखना है, 24 सप्ताह से पहले किया जा सकता है, बाद में नहीं किया जा सकता। वैश्विक स्तर पर एक वर्ष में गर्भ धारण की गई कुल संख्या का लगभग 20% हमारे पास एमटीपी किए जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। ये एवरेज है ना, वो बढ़ता रहता है, एवरेज क्या है, ये तो बढ़ता रहता है, 20% इसको डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन कौन सा लगेगा, थर्ड ऑप्शन आएगा, जो हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 का। चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसका अब देखो सुनो, ये क्वेश्चन जो है ना रिप्रोडक्शन को लेकर के है, जो हमारा ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन होता है, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आर्टिफिशियल कृत्रिम गर्भाधान के अंदर काम में ली जाती हैं। अगर नेचुरल तरीके से अगर प्रेगनेंसी नहीं हो, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम क्या कराते हैं, आर्टिफिशियल क्या कराते हैं, फर्टिलाइजेशन कराते हैं, उसके बाद कृत्रिम गर्भाधान। जिप्ट का हमारे पास जाइगोट, ठीक है, जाइगोट हमारे पास इंसेमिनेशन इन फैलोपियन ट्यूब। इसके अंदर देखो क्या होता है, जाइगोट के अंदर हम लोग कितने, 8 कोशिका तक, ठीक है, 8 ब्लास्टोमेयर तक हम चीजों को करते हैं। आईसीएसआई हमारे पास इंटरसर्कुलर, इसके अंदर क्या होगा, सीधा ही शुक्राणु हमारे पास किसके अंदर जाएगा दोस्तों, ये शुक्राणु होते हैं ना, वो ओवम के अंदर जाते हैं। आईयूआई इन यूट्रस इंसेमिनेशन, इसके अंदर क्या होता है, सीमन जो होता है ना, या शुक्राणु होता है, उसको किसके अंदर डालते हैं दोस्तों, गर्भाशय के अंदर। किसके अंदर डालेंगे, गर्भाशय के अंदर इसको डालेंगे, तो ये याद रखना है। आईयूआईटी के अंदर क्या होता है, 8 से अधिक, 8 से क्या हो जाएंगे हमारे पास, अधिक हो जाएंगे, तो ये हमको याद रखना है। ठीक है, तो देखो 8 तक की जिप्ट की बात आ गई, तो फैलोपियन ट्यूब हमारे पास, तो पहले का कौन सा हो गया, तीसरा, सीधा सीधा, पहले का कौन सा हो गया, तीसरा। तो पहले के तीसरे से हमको कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ये गया और ये गया, दूसरा और चौथा क्या, पहला और क्या बच गया, दूसरा बच गया। उसके बाद आईसीआई में आप लोग देखिएगा, अंडाणु को सीधे शुक्राणु में जाना, तो ये क्या हो गया हमारे पास, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला यहाँ तक आ रहा है। आईवाई में सीधा हमारे पास क्या हो रहा है कि सीधे शुक्राणु को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, वीर्य कृत्रिम रूप से गर्भाशय में, तो इसका क्या हो जाएगा, तीसरे का क्या हो जाएगा, चौथा, तीसरे का क्या हो रहा है, चौथा। तो हमारे पास तीसरे के चौथे में हमारा आंसर कौन सा लग रहा है, ये इसमें फर्स्ट सेकंड दे रखा है, तो कौन सा लगेगा ये। और आईयूआईटी में 8 से अधिक वाला होगा, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास ये, तो कौन सा लगेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23 का आंसर लगेगा हमारे पास बी। ठीक है, अब देखो इसमें ना, इसमें दो ऑप्शन से काम नहीं चल रहा, एक तो ऐसा ऑप्शन था जिसमें दो सवाल तो हमने मिलाने वाले दो ऑप्शन से कर दिए थे, एक ऐसा था कि एक से ही हो गया था, उसमें हमको कुछ भी नहीं करना था, सीधा सीधा सवाल आंसर आ गया था। तो इसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जिप्ट है, इन यूट्रस इंसेमिनेशन, आजकल ये आईवीएफ से बेहतर जो चीजें है ना, कई बार आईवीएफ डॉक्टर सलाह नहीं देते, आईयूआई, जिसको सीमन को या वीर्य को सीधे ही मतलब बच्चेदानी या गर्भाशय के अंदर क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसके बाद निषेचन की प्रक्रिया प्राकृतिक तरीके से उसके अंदर संपन्न होती है। ठीक है, यहाँ पर ये भी चीज हमको देखने को मिलेगी। अगली बार हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि महिलाओं के लिए नहीं है। आईडीएस महिलाओं के लिए होती है, हमारे पास लैक्टेशन अमेनिया महिलाओं के लिए होती है, कंडोम जो होती है वो भी महिलाएं यूज कर सकती हैं, वैसेक्टोमी जो होती है ना दोस्तों, ये बताओ, महिला नसबंदी को कमेंट करके बताना आप क्या बोलते हैं, ध्यान रखना। जो पुरुष नसबंदी होती है, इसको हम लोग को बोलते हैं, इसे पुरुष नसबंदी के नाम से जानते हैं, मैंने आपको कहा था पुरुष नसबंदी, इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पुरुष नसबंदी, वैसेक्टोमी। और इसमें क्या होता है, शुक्र वाहिनियों को, दोनों शुक्र वाहिनियों को, दोनों शुक्र वाहिनियों को, दोनों शुक्र वाहिनियों को, ठीक है, बांधा जाता है, दोनों शुक्र वाहिनियों को क्या कर देते हैं हम लोग, बांध देते हैं, बांधा जाता है।
जबकि महिला जो नसबंदी होती है ना, महिला की जो परिवार नियोजन होती है, उसको हम लोग उसमें क्या बोलते हैं, महिला नसबंदी का नाम होता है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में करके भी बताना आप लोग। इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। और पुरुष नसबंदी को क्या बोलते हैं? ये वही है, दो टांके वाला ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्यूबेक्टोमी। तो ये है हमारे पास इस तरीके से, जिसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा लगेगा? 24 में ऑप्शन नंबर है हमारे पास सी, दैट इज थर्ड नंबर का ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है दोस्तों? 25। देखो ये क्या है? एक गर्भ निरोधक गोली है। सहेली एक मुख्य द्वारा ओरल रूप से ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोली है, जिसे सप्ताह में एक बार गोली के रूप में सप्ताह में एक बार गोली के रूप में भी जाना जाता है। ये कौन सी जो हमारे पास संस्था थी जिसके द्वारा विकसित की गई? CDRI लखनऊ, याद रखना। ये संस्था है जिसके द्वारा ये इसको डेवलप किया गया है। सहेली नाम से कोई एक मतलब कॉन्ट्राप्टिव पिल आती है, जो गर्भ को गिराने के लिए, गर्भ निरोधक जो हमारे पास गोली होती है ना, बहुत सारी आती है आजकल तो लेकिन ये पूछ ली है जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखी है ना, हम लोग उसी को याद करेंगे और वही हमसे पूछा जाता है। तो सहेली नाम की उसको हम लोग देखने का, जो कौन बनाता है? CDRI लखनऊ के अंदर ये निर्मित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 26। और 26 में हम लोगों ने कहा निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिर जैव समुदाय की विशेषता नहीं है? इसने कहा है कि कौन एक स्थिर जैव समुदाय की क्या नहीं विशेषता नहीं है। एक स्टेबल जैव समुदाय होने के लिए क्या होना चाहिए? वो पूरा स्टेबल होना चाहिए, सारी जो प्रजाति वो एकदम परिपक्व रूप से होनी चाहिए। या हम देखेंगे, या विदेशी प्रजातियों के आक्रमण के लिए क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो और भी आते हैं, जैसे हमारे साइबेरियन क्रैन से चीजें आती है, या हमारी जो सांबर झील होती है वहां पर भी हमारे पास विदेशी क्या आते हैं? पक्षी आते हैं। इसे साल दर साल उत्पादकता में बहुत अधिक भिन्नता नहीं दिखानी चाहिए, ये भी गलत है। हमारे पास अलग अलग चीजें होनी चाहिए जिससे उत्पादन क्षमता घटे बढ़े। एक स्थिर समुदाय में सभी प्रजातियां समान रूप से महत्वपूर्ण है और किसी की अनुपस्थिति में ऐसे अस्थिरता की ओर भी ले जाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर हम लोगों से ये विशेषता नहीं है। ये सारी तो क्या है हमारे पास विशेषता है, लेकिन ये इस चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रजातियां समान रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ हम लोगों ने कहा कि ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित कभी कभार होने वाली गड़बड़ी के लिए लचीला है। बिल्कुल, अगर कोई भी चीज हम लोगों से, जैसे मान लो हम लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चलती है, लेकिन ज्यादा इसमें नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारे पास कौन सा है? थर्ड ऑप्शन इसका राइट रहेगा, वो आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 26 में तीसरा ऑप्शन लगेगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग अपने आंसर को। अब कमेंट सेक्शन में करके बताओ, अब तक कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं दोस्तों, ईमानदारी से बताना। कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं? कुछ ऐसा हो रहा है कि हाँ भाई ठीक है, मन लग रहा है कि भाई क्वेश्चन सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ठीक है, घबराओ मत। फिर 21 तारीख को आपका एग्जाम है, तो मैदान में डटे रहना है तब तक। ठीक है, जब तक हम नस्ते नाबूद नहीं कर देंगे चीजों को। ठीक है, वो एक कहानी है ना, मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में जब अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, क्या कठिन क्या सरल, मान लिया सो ठान लिया। तो उसमें घबराना नहीं है, क्योंकि जो चीजें हैं वो है। चाहे पेपर हमारा गलत हुआ हो, सही हुआ हो, लेकिन नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारे लिए तैयार बैठी है। बस थोड़ा सा हमको क्या करना है, उसके लिए उसी के हिसाब से हमको प्रिपेयर करना है। मैंने आपको क्लासों में भी कहा है कि अगर CUT में कुछ 19-20 एग्जाम में होता है, तो टेंशन लेने की ज्यादा कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। टेंशन लेके क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। जब पहले ही नहीं उखाड़ा एक साल में, तो अब क्या उखाड़ लोगे? इससे बेहतर है कि टेंशन ना लो और अपना जो आगे वाला एग्जाम है उसके लिए तैयारी स्टार्ट कर दो, ठंडे से दिमाग से। ठीक है, डोंट वरी, आप लोग ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। 19-20 है, मौका है हमारे पास, फिर तैयारी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखो, रिवेट पॉपर परिकल्पना, ये हमारे पास बायुवान है। रिवेट दोस्तों किसको मैंने कहा था, इस चीज में हम लोग किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये स्पेसीज को करेगा। किसको करेगा? स्पेसीज को। यहाँ पर हमारे पास जो प्रजाति है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। ये तो क्वेश्चन देखते ही हो जाना चाहिए था। ठीक है, ये आपको ये क्वेश्चन इस तरीके का था कि आप इजी गोइंग तरीके से जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ रहे थे, ये तो एक तरीका जो नॉमिनक्लेचर है ना, या नामांकन है, उसके हिसाब से चीजों को दिया गया है। समुदाय नहीं है, कम्युनिटी नहीं है। ठीक है, हमारे पास या प्रमुख प्रजाति नहीं है, स्थानिक प्रजाति नहीं है, सीधा हमारे पास आंसर क्या है? स्पेसीज है। जिस वैज्ञानिक ने, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, जिस वैज्ञानिक ने यह साबित किया कि प्रजाति की समृद्धि सीधे समुदाय की स्थिरता से संबंधित होती है। मतलब ये कहा गया, समुदाय जानते हो, समुदाय जानते हो, एक विशेष जो होता है ना, मैंने कहा था जीनोम समष्टि समुदाय, जीव समष्टि समुदाय। जीव क्या होता है? हमारे इकोसिस्टम का सबसे छोटा घटक होता है। समष्टि क्या होता है? जीवों का क्या होता है? समूह। और समुदाय क्या होता है? पर्टिकुलर कुछ विशेष प्रकार के जीवों का क्या होता है? समूह। जैसे मैंने कहा हमारे गांव में या हमारे शहर में कॉलोनी बटी हुई है, जैसे इसमें ब्राह्मण
रहते हैं, इसमें हमारे पास ये कास्ट रहती है या इसमें ये कास्ट जो भी है, तो उसके हिसाब से वो उसमें ये चीज रहते हैं। जैसे हमने चिड़ियाघर में रखा हुआ है, यहाँ पर ये लोग रहेंगे, यहाँ पर ये रहेंगे, यहाँ पर ये रहेंगे, तो पर्टिकुलर ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया कि यहाँ पर प्रजाति की जो समृद्धि है वो सीधे समुदाय की स्थिति से क्या रहती है, समुदाय से क्या रहती है, स्थिरता से संबंधित रहती है। तो इसमें ये वैज्ञानिक थे ना दोस्तों, ये आपको बताया गया था, डेविड टिलमैन, क्या नाम था, डेविड टिलमैन। कुछ साइंटिस्टों के स्टेटमेंट भी याद रखा करो, इसने क्या कहा है, क्योंकि ये अक्सर आते रहते हैं पेपर में कि कोई भी प्रजाति है उसकी जो समृद्धि या विकास जो होगा वो हमारे पास समुदाय या जो ग्रुप बना हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में जो डेविड टिलमैन है वो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर उपस्थित है, तो वो हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों अगर बात करें, कसूरे जीवों में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रजाति समृद्ध समूह है। देखो सबसे ज्यादा मैंने कहा था जितने भी कसूरिकु होते हैं उनमें हमारे पास नंबर किसका आता है, मत्स्य का, मछली का आता है। अगर आपसे इस तरह का सवाल होता है, इसमें कीट भी दिया गया है, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा, कमेंट सेक्शन में करके बताना कि हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जैव विविधता होती है, वो किस आधार पे पाई जाती है, अगर ऑप्शन में ये सब दिया हो तो तब आप लोग आंसर क्या लगाओगे। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में करके भाइयों जरूर देना। तो इसमें तो हमारे पास अगर मैमल्स की बात करेंगे तो हमारे पास कसूरी के जीवों में जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन सा होता है दोस्तों, हमारा नंबर आता है मत्स्य या फिश, मछली का आता है, जिसकी प्रजाति क्या होती है, समृद्ध समूह की कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है, अब देखो यहाँ वही एनवायरमेंट के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। एक हमारे पास उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिकतम जैव विविधता की व्याख्या करने में प्रस्तावित विभिन्न परिकल्पनाएं निम्नलिखित में है, लेकिन सिवाय, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है जो ये अमल नहीं बताता जिसकी वजह से हमारी जैव विविधता क्या होती है, बढ़ती है। अब मैं आपको बात बताऊं, मैंने बताया था एक सुंदर सा, ये कौन होता है दोस्तों, हमारे पास ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। इसके चारों ओर मैंने कहा था यहाँ पर कौन सी डिग्री है, 23.5 डिग्री। ये कौन सी डिग्री है, 23.5 डिग्री। और मैंने भाइयों आपको ये बात अच्छे तरीके से समझाई थी उस समय। ये जो एरिया होता है ना हमारे पास, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है जहाँ सीधी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये क्षेत्र, इसके अंदर सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है, मिलती नहीं मिलती, सर्वाधिक हमको क्या मिलती है, जैव विविधता यहाँ पर। अब यहाँ ज्यादातर क्या रहती है, गर्मी रहती है, तो बारिश भी होती है। लेकिन अगर अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ पर हम बात करें तो अमेजन फॉरेस्ट के अंदर यह हमारे को क्या मिलता है, जैव विविधता सबसे ज्यादा मिलता है, जिसको लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से जानते हैं। जो पृथ्वी पर जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उसका अकेले ही 20% डेवलप करने को करता है। ठीक है, तो यहाँ हमसे कहा गया है इस सवाल में, एक्चुअल में कहा गया है कि जैव विविधता सबसे ज्यादा होती है कहाँ, या होने के पीछे चार ऑप्शन में से 3 तो ऐसे हैं कि जो होती काम देते हैं, एक बताता है कि ऐसा नहीं होगा। तो उसे हम छांटना है कि शीतोष्ण क्षेत्र में, मतलब जहाँ ठंडे वाले क्षेत्र होते हैं ऊपर की ओर, यहाँ की बात हो रही है, उस शीतोष्ण क्षेत्र में हिमनद रहता है, बिल्कुल रहता है, लेकिन उस कटिबंधीय क्षेत्र में अक्षांश पर अपेक्षाकृत आबादित रहे हैं, ये एकदम सही है, ये चीजें यहाँ पर नहीं होती। दूसरा, उष्णकटिबंधीय वातावरण में अधिक आर्द्रता नमी रहती है, कहाँ रहती है, हमारे इस एरिया में तो नमी बहुत कम रहती है, अधिक तो रहेगी नहीं, मेडिटर कह सकते हैं, जो जैव विविधता फलने फूलने में क्या करती है, मदद करती है। ये ऑप्शन हमारा गलत है, ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है, याद रखना। उष्णकटिबंधीय वातावरण में कम मौसमी परिवर्तन होते हैं और ये अधिक स्थिर होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध है, ये भी सही है, क्योंकि सीधी करने पड़ रही है, जो उच्च उत्पादकता परिणाम स्वरूप जैव विविधता में क्या करती है, योगदान देती है। क्योंकि जितना चीजें हमारे पास, क्योंकि शीतोष्ण चीजों में हमारे पास 6 महीने रात, ध्रुवीय प्रदेशों में 6 महीने दिन रहते हैं, तो वहां पर क्या है कि सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती प्रॉपर, तो वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो वहां पर चीजें क्या होती हैं, पेड़ पौधों को भोजन नहीं मिलता प्रॉपर, तो उनकी जो प्रजाति है वो उसी तरह से डेवलप होती है। तो जो ऑप्शन लगा हुआ है ना आपके सामने, ये तीसरे नंबर का ऑप्शन लगा हुआ है, ये हमारा क्या लगेगा, करेक्ट लगेगा। क्योंकि यहाँ नमी नहीं मिलती, और नमी नहीं मिलती उसके साथ जैव विविधता फलने फूलने में भी हमारी ये नमी मदद नहीं करती, जो कि हमारा गलत आंसर लगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का जो ऑप्शन लगा है वो कौन सा लगा है, 2। आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 31, अब देखो सुनो, परिपक्व पराग कणों में मौजूद होते हैं। मैंने कितनी बार बताया था आपको कि जब लघु बीजाणुधानी होती है दोस्तों, हमारे पास पराग कण जो होता है इस तरीके से, मैंने समझाया था कि यहाँ पर जो आकार होता है ना, ये दोस्तों मैंने कहूंगा कि इसका ज्यादा बड़ा होता है। हमारे पास कितनी कोशिकाएं होती हैं यहाँ पर, 2। ये कौन सी कोशिका होती है, जननिक कोशिका। कौन सी होती है यहाँ पर, जननिक कोशिका होती है, बताया था मैंने आपको। यहाँ पर होती है दोस्तों जननिक कोशिका, और यहाँ पर कौन सी होती है, ये होती है कायिक कोशिका। ये क्या होती है दोस्तों, कायिक कोशिका।
इसका काम क्या होता है? पोषण का। इसका काम क्या होगा दोस्तों भाइयों? इसका काम होगा हमारे पास किसका? पोषण का। ये क्या करती है? ये दोस्तों हमारे पास जननी कोशिका होती है ना, दो नर युग्मक बनाने का काम करती है। क्या बनाती है? दो नर युग्मक। ये हमारे पास जो एक मैच्योर क्या होता है, परागकण होता है, तो उसके अंदर ये चीजें मिलती हैं। तो एक हमारे पास कायिक कोशिका हो गई और एक हमारे पास क्या हो गई? जनन कोशिका। यहाँ क्वेश्चन नंबर क्या लगा रहा है? थर्ड। इसमें देखते ही आंसर आपका क्लिक हो जाना चाहिए माइंड में, इसमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हमारे पास सूची एक में संरचना दी गई है, दूसरे में क्या दिया गया है? कार्य। वही बात हो गई हमारे पास। मैंने आपको बताया था जो फिलीफॉर्म जो हमारे पास एपरेटस होता है वो क्या काम करता है। देखो यहाँ अगर आपको यहाँ से भी दिक्कत हो रही थी, मैंने आपको कहा था टैपिटम जो होता है वो पराग कणों को क्या देती है? पोषण। होती नहीं होती? हमारी जो लघु बीजाणुधानी होती है उसमें कितनी परतें बताई थी? चार बताई थी। एक कौन सी थी? एपिडर्मिस। एक कौन सी? एंडोथीसियम। एक मध्य परत बताई थी, एक टैपिटम बताई थी। ठीक है। अब आप लोग देखो बाह्य चोल जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? स्पोरोलिन। कमेंट सेक्शन में करके बताओ अंतःचोल से क्या बनता है और किसकी बनी होती है? अंतःचोल बनी होती है पैक्टोसेलुलोज। क्या बनाती है? परागनली। बाहर निकालने में कौन सहायता करती है? ये सारी स्टोरी मैंने आपको बता रखी भाइयों। ये हमने कहा था कि ए स्पोरोलिन की यहाँ से हमारे पास क्या निकलती है? परागनली निकल के आती है बाहर। ऐसे आती नहीं आती परागनली ऐसे? ये क्या होते हैं? झरण छिद्र होते हैं। और यहाँ से ये अंतःचोल होती है। ये कौन सी चोल होती है? बाह्य चोल। एग्जाइन, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? बाह्य चोल। ये क्या होती है? हमारे पास एग्जाइन होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? एग्जाइन। ये मैंने कहा था किसकी बनी है? स्पोरुलिन की। और ये क्या है हमारे पास? इंटाइन। अगले पेपर में कभी आए तो याद रखना, ये किसकी बनी होती है? पैक्टोसेलुलोज। किसकी बनी होती है? पैक्टोसेलुलोज। ठीक है, ये किसकी बनी है? पैक्टोसेलुलोज की बनी है। काम क्या है इसका? पराग नली क्या करती है? पराग नली का क्या करती है दोस्तों? निर्माण। पराग नली का क्या करेगी दोस्तों? निर्माण। ठीक है, इससे तो ये हो गया। उसके बाद बाह्य चोल, अब हमने कहा फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल प्लेसेंटा से क्या करता है? उसको कनेक्ट करने का काम करता है। बच कौन गया? आपको अगर ऐसा लग रहा था कि हम समझ नहीं पा रहे इसको, तो इसमें कौन सा आ गया? थर्ड। पहले का कौन सा है? थर्ड। ये ऑप्शन गया। ये ऑप्शन, ये तो एक से ही हमारे पास सीधा ही तीर लग रहा था निशाने पे। ये ऑप्शन तो पहले से ही थर्ड आ गया था, तो इसमें तो ज्यादा इतना दिमाग लगाना ही नहीं था। अगर आप थोड़ा सा भी मालूम होता तो आराम से आप क्वेश्चन कर देते। आप बताओ, ये आपके नोट्स में डिट्टो लिखा हुआ है। अगर थोड़ा बहुत भी तैयारी जिसने मन से करी है ना, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो उसका ऐसे सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए थे पेपर में। समझ रहे हो? अगर जिनके ऐसे सवाल गलत हो रहे हैं तो फिर तैयारी आपकी जीरो है। मैं तो सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने इन सवालों को गलत किया है फिर दिक्कत है। मैंने लड़ लड़ के आपको बताया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन भ्रूण पोष। एक क्या होता है? भ्रूण कोष। एक क्या होता है? भ्रूण कोष। और एक क्या होता है? भ्रूण पोष। दोनों ही मैंने अलग अलग बताए थे आपको। बताए थे नहीं बताए थे? मैंने कहा था भ्रूण पोष में यहाँ पर क्या होता है? एक नर युग्मक होता है। क्या होता है? एक नर युग्मक होता है। साथ में कौन होती है दोस्तों? यहाँ पर हमारे पास कौन होती है? मादा युग्मक। मादा युग्मक नहीं होती दोस्तों। यहाँ पर क्या होते हैं? दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं? दो ध्रुवीय केंद्रक। दोनों दोस्तों यहाँ पर निषेचन करते हैं। और निषेचन करने के बाद यहाँ पर कितने केंद्रक हैं? दो। यहाँ पर क्या हो गया? 2n। यहाँ पर क्या हो गया? n। तीन केंद्रक आपस में मिलते हैं दोस्तों, तो इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिसलयन। क्या बोलते हैं? त्रिसलयन या ट्राइफ्यूजन के नाम से इसको जानते हैं। और यहाँ से किसका निर्माण होता है दोस्तों? भ्रूण पोष का। किसका निर्माण होता है? भ्रूण पोष का। जिसको एम्ब्रियो एंडोस्पर्म के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे इसको? एंडोस्पर्म इसको बोलेंगे हम लोग। तो याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्म। ये हो गया हमारे पास इस तरीके से, तो इसका नाम हो गया हमारे पास एंडोस्पर्म। तो त्रिसलेन लगेगा। लड़ लड़ के आपको खूब अच्छे से याद कराया था क्लास के अंदर। बहुत ज्यादा पूछा था, रोज पूछते थे, आते समय इस टॉपिक को पढ़ाया था। पुष्पीय पादपों में प्रजनन का। मानव के स्तन ग्रंथियों में या खंडों में विभाजित होते हैं। लोब्स कितने होते हैं बताओ? ये तो आपको अच्छे तरीके से लिखाए थे। कितने होते हैं? 15 से 20। जहां से हमारी कूप, जो हमारी कूपकाएं होती है, वहां से दूध का क्या होता है? श्रावण होता है, दूध निकलता है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे इस क्वेश्चन को मैंने कराया, तो इसमें आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि दूध बनाने वाला हार्मोन कौन सा होता है और दूध को स्रावित कराने वाला हार्मोन कौन सा होता है। ठीक है, दूध को बनाने वाला हार्मोन कौन होगा और दूध को स्रावित कराने वाला हार्मोन कौन सा होगा। देखो, मानव भ्रूण का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? एक्स के द्वारा, वाई के द्वारा, या मानव माता के स्वास्थ्य? ये नहीं होता भाई। ये एक्स और वाई दोनों के द्वारा ही क्या होता है? निर्धारण। ये तो आप बचपन में ही सीख गए थे, छठी सातवीं क्लास में। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अंड जनन के निम्नलिखित चरणों में उनके होने की प्रक्रिया का उचित क्रम है। मैं आपको बताऊं, ये दोस्तों हमारे पास क्या है? उगोनिया। पढ़ाया था मैंने आपको। उगोनिया के बाद हमारे पास ये चीजें बनती हैं। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी oocyte बनता है। क्या बनता है? प्राइमरी oocyte। ठीक है, और प्राइमरी oocyte के बाद आपका क्या बनेगा? हमारे पास सेकेंडरी oocyte बनेगा। क्या बनेगा? सेकेंडरी oocyte बनेगा।
और उसके बाद हमारे पास चीजें किस में निर्मित होंगी, जब जाके हमको क्या मिलता है, ओवम। एक बार oogenesis या अंडजनन होता है तो कितने ओवम मिलता है, एक। लेकिन शुक्राणु कितने मिलते हैं, चार। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है, पहला अंडजननी मतलब ओगोनिया है, फिर हमारे पास प्राइमरी है, ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, द्वितीय कंडक है, प्राथमिक कंडक, द्वितीय, फिर लास्ट में जाके क्या मिलेगा, अंडाणु, BCDA। क्या लिख रहा है, BCDA। हो गया ऑप्शन। तो इस प्रकार से चीजें हमारे पास अंडजनन के अंदर आती है। आगे चलो, हमारे पास मेंडल साहब की बातें आ गई। बायोलॉजी आए, मेंडल नहीं आए तो फिर मामला अधूरा रहता था ना। तो मेंडल साहब आ गए हम लोग, मेंडल के लिए तैयार हो जाएगा, वेलकम कीजिएगा मेंडल का बहुत अच्छे तरीके से। मेंडल बहुत देर में आया है। देखो सुनो, निम्नलिखित में से कौन सा मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए विपर्यासी विशेषताओं का एक युग्म नहीं है। मैंने कहा था मेंडल साहब ने कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षण दिए थे, जोड़ी की बात करेंगे तो दोस्तों कितने थे, 7। अगर संख्या की बात करें तो दोस्तों एक में 2 हैं तो 7 में कितने हो जाएंगे, 14। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से थे, एक हमारे पास तने की लंबाई था, बीज का रंग बीज की स्थिति, फली का रंग फली की स्थिति, फुस का रंग फुस की स्थिति, और ये हमारे पास थे 4 2 6 2, 4 2 2 4 2 6 और 1 7। तो यहाँ पर कहीं हमको गुलाबी नजर नहीं आया था, बाकी की सारी चीजें हमारी नजर आती हैं। ठीक है, लेकिन हमको गुलाबी नजर नहीं आया था, इसलिए गुलाबी हमको एक ही जगह नजर आता है, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है, अपूर्ण प्रभाविता होती है। कॉल कॉरेंस ने जिसकी खोज करी थी, मैंने आपको बताया था, मैराविलिस जालापा या 4 ओ क्लॉक प्लांट में उसको खोजा गया था। लेकिन हमने जो पुष्प लिया था, जिसमें प्रैक्टिकल किया था, उसमें कौन सा लिया था दोस्तों, स्नैपड्रैगन एंटी थीरमिन डॉग ऑफ लेवर स्वान पुष्प, इसी के नाम है वो, एक के। ठीक है, वहां गुलाबी रंग आता है, जिसकी वजह से हमारा फिनोटाइप जीनोटाइप 1 to 1 प्राप्त होता है। इसमें तो आएगा ये, कोशिका विभाजन चक्र के दौरान क्रोमेटिड्स पृथक्करण की विफलता का परिणाम स्वरूप होता है। देखो म्यूटेशन जब होता है, जब कोश का विभाजन होता है, तो अचानक से कुछ चीजें क्या हो जाती हैं के अंदर, कुछ परिवर्तन आ जाता है, जिसकी वजह से चीजें हमको बदलती हुई नजर आती हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, एन न्यू प्लॉडी। क्या हो जाएगा, एन न्यू प्लॉडी। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। एक पर बहुगुणिता होती है, एक बहुगुणिता होती है। ठीक है, एक में सेट में परिवर्तन होता है, एक संख्या में परिवर्तन होता है। एक संख्या में बढ़ रहा है, दूसरा बढ़ रहा है, तीसरा, जिसके अंदर आपने रेफेनोविट्स वाला केस देखा होगा। देखो, यहाँ हमारे पास सिकल सेल एनीमिया का जीनोटाइप फेनोटाइप है। यहाँ आप लोग देख रहे थे कि मान लो यहाँ पर पिता कौन है दोस्तों, वाहक। पिता कौन है, वाहक। और यहाँ पर माता भी कौन है दोस्तों, वाहक। अगर हम लोग इस तरीके से चीजों को देखें, तो यहाँ पर हमने कहा कि अगर एच बी ए दिया गया है, एच बी क्या दिया गया है, एस। यहाँ पर एच बी ए है और हमारे पास क्या है, एच बी एस। इसका क्रॉस इससे कराओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कि हमारे पास एच बी ए हो गया। देखो इसका क्रॉस इससे कराओगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बनेगा, कराओ देखो, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ये एच बी ए है। इसका क्रॉस इससे करा दिया, क्या बना, एच बी ए एच बी है। इसका क्रॉस इससे कराया तो क्या बना, हमारे पास क्या बना, एच बी ए और एच बी एस। इसका क्रॉस इससे कराओगे तो क्या बनेगा, एच बी एस एवं एच बी ए। लेकिन इससे क्रॉस इससे कराओगे तो ये हमारे पास पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, रोगी। क्या हो जाएगा, रोगी। तो ये हमारे पास एच बी एस और एच बी एस वाले केस में ये हमको एच बी एस बनेगा। तो यहाँ आप लोग जो देखोगे, यहाँ जो हमारे पास ऑप्शन लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, यहाँ ध्यान रखना, रोग वाहक के रूप में यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित सही मिलान का जोड़ी का चयन करिएगा। तो हमारे पास सी और डी, या ए और सी, या बी सी डी, या ए, हमारे पास ए बी सी क्या आता है यहाँ पे, सी और डी आएगा, जिसमें ये हमारे पास रोगग्रस्त फिनोटाइप है। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, रोग वाहक के रूप में कौन काम करेंगे, ये काम करेंगे। तो ये हमारे पास करेक्ट लगेगा। ठीक है, ये हमारे देखो, ये जो है ना, ये तो स्वस्थ है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं, ये भाग के रूप में काम करते दोनों। लेकिन जहां अगर ये आ जाए ना, एच बी एस लिखा हुआ है, ये एच बी एस है, ये दोनों ये क्या होते हैं, ये रोगी होते हैं। ये क्या होते हैं, रोगी का काम करते हैं। और ये जो दोनों भाई है ना, ये किसका काम करेंगे, हमारे पास वाहक का। ये किसका काम करेंगे, वाहक का। और ये हमारे पास स्वस्थ रहेगा। तो देखो यहाँ पर ये तो हो गया क्या, वाहक। ये तो क्या हो गए, बाघ। और ये कौन हो गया, रोगी। तो हमारे पास करेक्ट क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, यहाँ हमारे पास आ जाएगा ये वाला। अगला ऑप्शन देखें, हमारे पास एक वैज्ञानिक दिया गया, एक खोज दी गई है, अच्छे तरीके से बताया था। सट्टन बोबेरी ने दोस्तों हमारे पास क्या किया था, क्रोमोसोमल या गुणसूत्र सिद्धांत दिया था। स्टीवेंट ने गुण आनुवंशिकी की मानचित्र गुणसूत्रों का, हैकिंग ने एक्स गुणसूत्र की खोज करी थी, ग्रिफिथ ने रूपांतरण का सिद्धांत दिया था। खूब चूहे को मारा था पकड़ पकड़ करके, एक चीज दूसरे में जा रही थी, आर प्रभेद एस प्रभेद को कहा रहा था, कि मैंने कहा था कि एस प्रभेद को हीट क्लियर कर दें, आर में डाल दें। और मैंने एग्जांपल भी दिया था, एक रूम में दो दोस्त रहते हैं, एक टेढ़ा एक सीधा है, तो सीधा टेढ़ा हो जाएगा लेकिन टेढ़ा सीधा नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो मैंने कहा था कि आर जो प्रभेद है, इसको किसके साथ अटैच कर दें, एस के साथ, तो ये अपने लक्षण इसको देता है, और चूहा क्या हो जाता है, मर जाता है। चूहा क्या हो जाता है दोस्तों,
मर जाता है। इसी को हमने क्या कहा था, रूपांतरणीय सिद्धांत। तो आप देख लीजिएगा सट्टन बोवेरी, मतलब पहले में दूसरा, दो ऑप्शन गए, और दूसरे में कौन सा आ जाएगा हमारे पास, दूसरे में चौथा, तो दूसरे में चौथा कहां पर आ रहा है, फर्स्ट नंबर हमारा क्या लगेगा, आंसर लगेगा इस पे। ठीक है, यहीं से हमारा क्लिक हो जाएगा। आगे हम चलें, न्यूक्लियोटाइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये दोनों हमारे पास नाइट्रोजन ही छा रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये न्यूक्लियोटाइड और गैर एंजाइमेटिक नहीं, इसमें एंजाइम होते हैं, ये गलत दिया गया है। फास्फेट समूह को फास्फोएस्टर लिंकेज के माध्यम से 5 डैश, ये एकदम सही है। जो आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष में राइबोज 2 स्थिति पर एक अतिरिक्त नहीं, ये नहीं होता, अतिरिक्त OH इस पे नहीं लगता है। ठीक है, सेकंड पे नहीं लगता, पांचवें वाले पे लगता है। थाइमीन प्राइमिडीन का एक उदाहरण है, राइट एकदम। तो क्वेश्चन कौन कौन से गलत हो गए, एक तो बी गलत हो गया और एक कौन सा गलत हो गया, डी। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा लगेगा, बी और डी, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, आगे चले हम लोग, क्वेश्चन नंबर 42। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में दिए गए चरणों का प्रारंभ से और जो समापन होता है उसका सबसे व्यवस्थित जो सूचित जो हमारे पास है उचित जो क्रम है ना, वो क्या होगा। देखो पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, डीएनए क्या करते हैं, विलगन, मतलब उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, काटते हैं। ये हमारे पास हो गया पहला। एंडो न्यूक्लियस जो प्रतिबंधन एंजाइम है उसमें डीएनए का पाचन होता है हमारे पास, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एंडो न्यूक्लियस को लाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, चिन्हित BNTR प्रोब का उपयोग, ये इसमें फोर्थ नंबर पे आएगा, ध्यान रखना। और ये हमारे पास हो जाएगा हमारे पास ये, सॉरी एक सेकेंड, पहले हम लोग यहाँ हमारे पास क्या होगा, हाँ ये जो हमारे पास है ना, ये फोर्थ नंबर पे आएगा। पृथक्करण डीएनए खंडों का संश्लित झिल्ली पर स्थानांतरण करते हैं, जो हम लोग एक तरह का ब्लॉटिंग करते हैं ना। जैसे हमने क्या कर दिया, काटा, उसको हमने क्या कहा, काटा, काटने के बाद उसको हमने क्या कराया दोस्तों, उसका एंडोन्यूक्लियस के द्वारा उसमें डाले, और उसके बाद उस डीएनए को क्या किया, अलग किया। अलग करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है, ब्लॉटिंग। और ब्लॉटिंग करने के बाद में उसका हम लोग VNTR प्रोब, अलग अलग झिल्ली पर उसका क्या करते हैं, उसकी पहचान करते हैं। तो सेलुलोज पेपर पे कर दिया उसको, ये सर्दन नर्दन और मैंने वेस्टर्न ब्लॉट ब्लॉटिंग बताई थी, तो वो हमारे पास क्या होती है, ब्लॉटिंग के बाद में उसका उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास BADC, तो कौन सा लगेगा, सी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ आगे चलते हैं। न्यूक्लियोसोम हिस्टोन के अणुओं से जुड़ा हुआ होता है। अरे यार ये तो मैंने आपको बताए थे, कितने बताए थे, 4 दूनी 8 होता है। कितने होते हैं, 4 दूनी 8, अष्टक का निर्माण होता है, क्रोमोटीन बनता है, क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, मैंने कहा था हिस्टोन कितने प्रकार की, 5 है, तो 5 में से H1 लिंकर होती है, H1 लिंकर होने के बाद में H2A H2B H3 H3 4, वो 4 मिलकर के एक तो लिंक करती है, 4 मिलकर के हमारे पास 8 अणु का अष्टक बनाती है, जिसको मैंने सोलेनाइड मॉडल भी बोला था, बताया था नहीं बताया था, आप बताओ कमेंट सेक्शन करके, आपकी कॉपी में लिखा कि नहीं। उसके बाद मानव जीनोम परियोजना में अपेक्षित सही कथनों का चयन करें। ह्यूमन जो जीनोम परियोजना है, ठीक है, उसमें मानव जीनोम में हमारे पास मिलियन बीपी होते हैं, कितने होते हैं, बिल्कुल 3 गुना 10 की घात 4 भी लिख सकते हैं हम लोग, ये आ जाएगा। जीनोम में हमारे पास औसतन कितने अम्ल क्षार, हमारे पास औसतन क्षार होते हैं जीनोम में, 3000 होते हैं, कितने होते हैं, 3000। आगे जीनों की कुल संख्या कितनी होती है, 30,000 के अनुमानित अप्रोक्सीमेट इतनी होती है। आगे हम बात करें, 50% से अधिक खोजे गए जीनों के कार्य के लिए अज्ञात है, या हमारे पास जीनोम का 2% से कम प्रोटीन के लिए क्या होता है, कूट, लेकिन सारे ही दोस्तों इसमें सही नजर आ रहे हैं, याद रखना। तो इसके अंदर ABCDE, तो क्वेश्चन कौन सा लग जाएगा हमारे पास, ऑप्शन आ जाएगा ABCD, और कौन सा आ जाएगा, E आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन कौन सा लगेगा, ABCD और E। देखो समवर्ती संरचनाओं का परिणाम है, मैंने आपको बताया था कन्वर्जेंटरी विकास होता है, और क्या होता है हमारे पास, डाइवर्जेंट। अभिसारी विकास होता है, अपसारी। कार्य क्या होते हैं हमारे पास, समान होते हैं। इसमें क्या होगा, डाउनस्ट्रीम में कार्य क्या होगा, समान, लेकिन उत्पत्ति क्या होती है दोस्तों, अलग अलग। उत्पत्ति क्या होती है, अलग अलग, समझ गए। तो इस प्रकार के विकास को हम क्या बोलते हैं, अभिसारी या कन्वर्जेंट, जिसका हमारे पास क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। इस प्रकार की संरचना हमारे पास एनालॉगस के अंदर दिखती है, जो आपके चैप्टर नंबर हमारे इवोल्यूशन में हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डी विनबर्ग समता को प्रभावित करता है। मैंने कहा था ना आपको, P+Q का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और क्या आ रहा था, P² + 2PQ + Q²। बताया ना कि अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर जाने पर उसके हमारे पास चीजों के जीन के बीच में कोई डिफरेंस, इसमें इनकी संख्या क्या रहती है, अनचेंज रहती है। और एक निश्चित एरिया में जीनों की संख्या का जो मान होता है वो क्या कहलाता है, जीन पूल कहलाता है। तो इसमें कौन कन्वर्ट नहीं होता दोस्तों, हमारे पास ये चीज प्रभावित होती है। हार्डी विनबर्ग ने हमने किसके बारे में हमको डिटेल से बताया था, जीन पूल के बारे में। ठीक है, किसको प्रभावित नहीं करता, जीन पूल को, मतलब जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, मतलब पूरी चीजें क्या रहती हैं, बिल्कुल कांस्टेंट रहती हैं। और ये मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया था, ये वाला समीकरण। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नर बानर बंदर के समान होता है। ये सारे हम लोग तो किस कैटेगरी के, होमो सेपियंस, तो हम लोग बंदर नजर नहीं आते, लेकिन हम बंदर के ही क्या हैं, वंशज हैं।
आगे आप लोग देखोगे तो उस कैटेगरी में जब नजर आता है तो हम लोग ध्यान रखना हम किस में होते हैं, ड्रायोपिथेकस। कौन से होते हैं दोस्तों? हमारा जो चीज है वो हम लोग किससे बने हैं? बंदर से। लेकिन ये ड्रायोपिथेकस जो मानव है ये किस तरह का दिखाई देता है? बंदर के समान इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो इसमें आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 आएगा। और हम लोग आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 48 मई मिलान का है। ये भी इवोल्यूशन का 3 से 4 क्वेश्चन आगे। आज चींटी खोर की बात करेंगे तो चींटी खोर में कौन आता है दोस्तों? नम्बलेट। ठीक है, और इसकी बात करेंगे तो इसमें कौन आता है हमारे पास? कहाँ गया? ओडन गैलरी में कौन आ रहा है हमारे पास? ओडन फ्लेंजर। लेमर की बात करेंगे तो हमारे पास धब्बेदार खसखस, और ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बॉबलेट। बॉबकेट का क्या हो जाएगा? तस्मानिया बाघ बिल्ली। तो यहाँ पहले का कौन हो रहा है? दूसरा। पहले का अगर दूसरा हो रहा है, पहले का दूसरा हो रहा है, तो दो ऑप्शन गए हमारे, तो एक और दो बच गया। अब इसमें देख लीजिएगा लेमार का क्या दिया है दोस्तों हमारे पास? थर्ड का क्या दिया गया? फर्स्ट। थर्ड का फर्स्ट कहीं दिख रहा है? थर्ड का फर्स्ट ये रहा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा लग गया हमारे पास? ये लग गया ना। तो ये मतलब ये है कि चीजें ना, जैसे शिशुदानी के आधार पर दोनों, एक तरफ ये भी शिशुदानी रखता है ये भी रखता है, तो सिमिलरिटी को पूछा है। मतलब क्या पूछा है? अपरा स्तनी और हमारे पास क्या होते हैं? शिशु समकक्ष शिशु। ये ऐसे स्तनी होते हैं जो स्तनी होते हैं लेकिन शिशुधानी रखते हैं। ये भी होते हैं, ये क्या है? उन्हीं के समान स्तनी नहीं होते लेकिन क्या रखते हैं? शिशुधानी रखते हैं। तो उनके बीच में सिमिलरिटी या एनालोगस चीज को दर्शाने के लिए ये पूछा है कौन सा किसके कंपैरिजन में। क्वेश्चन नंबर 49 ये रोग से संबंधित है। ठीक है, देखो टाइफाइड संक्रमण के कारण गंभीर मामलों में आंतों में छिद्रण होने से मृत्यु हो जाती है। मैंने कहा था टाइफाइड सोन मोलेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। ज्यादा समय तक रहता है तो इससे आंत प्रभावित रहती है, इसमें छोटे छोटे क्या हो जाते हैं? छिद्र। व्यक्ति खाना नहीं खा पाता तो मृत्यु हो सकती है। दैट इज राइट। हमसे गलत पूछा है क्या? गलत पूछा, ये सही है। जुकाम राइनो वायरस से होती है, राइनो या हमारे पास राइनो वायरस या एडिनो वायरस से होती है। ठीक है, निमोनिया के गंभीर मामलों में होठ या उंगली के नाखून नीले रंग के में बदल जाते हैं, बिल्कुल सही है। निमोनिया सोनमोला के कारण, नहीं नहीं नहीं, निमोनिया दोस्तों किसकी वजह से होता है? स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनी। निमोनिया के लिए कौन सा बैक्टीरिया काम आता है? स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनी। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ। टाइफाइड की बात आएगी दोस्तों, टाइफाइड किससे होता है? सोलमोनेला। क्या नाम है दोस्तों? सोनमोनेला। इसका नाम है टाइफी, सोनमोनेला टाइफी। जबकि जब बात अगर निमोनिया की आती है भाइयों, जब बात किसकी आती है? निमोनिया की आती है, तो निमोनिया के अंदर हम देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकल। क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनी, समझ गए आप? स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनी जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा? ये गलत हो गया। टाइफाइड बुखार की पुष्टि विडाल। बिल्कुल, टाइफाइड के अंदर कौन सा टेस्ट होता है? विडॉल। कौन सा होता है? विडॉल। तो गलत पूछा है। गलत केवल एक ही दिया गया है दोस्तों, 5 चीजों में से एक ही गलत है जिसका नाम है डी। ठीक है, जो हमारे पास किससे नहीं होता? स्ट्रेप्टोकोकल से नहीं होता। ठीक है, ये सोलमेला से नहीं होता, ये स्ट्रेप्टोकोकल से होता है। यहाँ आगे जो हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 50 की बात हम लोग करेंगे यहाँ पे सबसे लास्ट में। तो सभी भाई ये बताना जितने भी हैं कि भाई कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। साइटोकिनिन के लिए इंटरफेरोन, मैंने कहा था इंटरफेरोन क्या होता है? कोई भी बैक्टीरिया या हमारे वायरस बॉडी के अंदर घुस जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है? इसके अंदर से ये इंटरफेरोन नाम का क्या होता है? पदार्थ सीक्रेट होता है। आप कहोगे सर ये क्या करता है? जैसे ये सेल इन्फेक्टेड हो गई है तो ये आगे संक्रमण को नहीं फैलने देता। समझिए आप, ये इम्यूनिटी से सवाल आया है। शारीरिक अवरोध की बात करेंगे, श्लेष्मा आ जाएगी। कोशिका की बात करेंगे तो भक्षण प्रवृत्ति किया जाएगा, और कोशिका करेंगे तो आंख के आंसू आ गए। तो आप लोग, मैंने आपको ये सारे लिखा रखे थे, बैरियर, फिजिकल बैरियर है ये। मतलब अगर आपके साइटोकाइनेन की बात करें तो इंटरफेरोन, कोशिका की बात करें तो भक्षाणु प्रवृत्ति आ गई जिसमें मार मार के भूत बना देते हैं, लिम्फोसाइट जो हमारे पास होती है, न्यूट्रोफिल जो होती है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे। तो देखो पहले का क्या दे रखा है दोस्तों? चौथा। पहले का चौथा, ये ऑप्शन गया, ये गया। उसके पहले का चौथा, फिर दूसरे में क्या दिया गया दोस्तों? तीसरा। दूसरे में तीसरा हमारे पास, दूसरे में तीसरा, दूसरे में क्या दिया गया? चौथा। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया? सॉरी ये नहीं, ये नहीं, सॉरी, ये तो गलत ही हो गया ना। दूसरे में हमारे पास देखो पहले में कौन सा दिया गया? चौथा दिया गया, ये सही है। और दूसरे में कौन सा दिया गया? पहला। ये ऑप्शन आएगा ना? ठीक है, कौन सा आएगा? फोर्थ नंबर का ऑप्शन आएगा। ये तो गलत ही हो गया था। तो इस प्रकार से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो गए दोस्तों? 50 क्वेश्चन का मैंने आपको पूरा आंसर बता दिया है, कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या लगेगा, और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। फिर भी किसी चीज को लेकर के ऐसा लगता है कि हमको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। और प्लीज सब लोग टेंशन मत लीजिएगा कि भाई हमारे क्वेश्चन इतने गलत हुए इतने सही हुए। जिसका सही हो रहा है बहुत, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और जिसके गलत हो रहे हैं ना, तो वो घबराए नहीं। अपने पास और भी चीजें हैं जिनको हम लोग आगे कर सकते हैं। इतना इशू वाली कोई बात नहीं है। जो एग्रीकल्चर के लिए जेट का तैयारी कर रहे हैं, जेट का एग्जाम हमारे पास है 2 तारीख को, तो उसके लिए तैयारी रखें। और जिन लोगों की अच्छे नंबर आ रहे हैं तो वो लोग 21 तारीख वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहें बहुत अच्छे तरीके से।
ठीक है भाई, तो बाकी की जो समस्या है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताना। और जो आपने क्वेश्चन लगाए वो कितने सही हुए कितने गलत हुए, उसके बारे में भी आप लोग मुझे बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही है कितने गलत हुए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद जो इतने लगातार आप लोग जुड़े और सारी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, आपने सारी बातें मेरी से सुनी, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। और अब मुलाकात होगी दोस्तों अगले सेशन में अगले टॉपिक्स के साथ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।